आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग एक बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु भी रहा हुआ था। बचपन से ही इसको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने का काफी ज्यादा शौक था। बौद्ध धर्म के प्रति इसकी आस्था इतनी बढ़ गई थी, इसको बौद्ध धर्म के बारे में इसने काफी कुछ पढ़ा था। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के हिसाब से ही है ना भारत में आया था। और 12 साल यहाँ पे रहा था। 6 साल यहाँ पे है ना 16,000 किलोमीटर पैदल चल के आया था। वहां पे है ना उस समय चाइना में सिचुएशन ऐसी थी कि है ना वहां का जो राजा था, वहां की डायनेस्टी का, वहां पे सिविल वॉर चल रहा था। तो उसने सारे है ना लोगों के विदेशों में जाने पे बैन लगा दिया था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, यहाँ से चुपचाप इधर बैठे रहो। लेकिन ह्वेनसांग है ना बचते बचाते यहाँ से आया था इंडिया, और इसने इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा था। अपनी किताबों में लिखा, कई किताबें यहाँ से चीन लेके गया, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म की काफी सारी चीजें लेके गया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में रहा, वर्धन वंश में। उसके बाद फिर यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय में काफी ज्यादा पढ़ाई की इसने। और जब यहाँ से लेके गया तो काफी सारी चीजें लेके गया। तो इसको है ना यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कौन था ये ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने आखिर चीनी यात्री था, चीन से कैसे ये भारत में आया और भारत के बारे में इसने क्या क्या लिखा, क्या क्या बातें बताई, और है ना क्या क्या इसने अपने ग्रंथ में कौन से ग्रंथ की रचना की और सब में क्या क्या लिखा, इस बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, ह्वेनसांग का जो जन्म था, इसके जन्म को लेके काफी ज्यादा मतभेद है। कोई 602 ईस्वी बोलता है और कोई 605 ईस्वी भी बताता है। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार जो है ये 602 ईस्वी ही मानते हैं कि ह्वेनसांग का जन्म 602 ईस्वी में चीन के एक प्रांत में हुआ था। इसके बचपन का जो नाम था ना चेन यी था। चेन यी बचपन का नाम था इसके। लेकिन बाद में ये बड़ा होके इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो इसका नाम ह्वेनसांग पड़ गया। इसने ह्वेनसांग अपना नाम रख लिया। तो देखिए, ये बचपन में वहां पे पला बढ़ा था। जब स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उस समय क्या हुआ था, बचपन से ही इसमें बौद्ध धर्म के प्रति काफी ज्यादा उत्सुकता थी, बौद्ध धर्म को जानने के लिए। बौद्ध धर्म के बारे में भी इसने थोड़ा बहुत सुना भी था। भारत के बारे में ये बहुत सी गाथाएं सुनता रहता था कि भारत में कैसे बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे हो रहा है। सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऐसे करके काफी राजाओं ने बौद्ध धर्म को विदेशों में भी फैलाया। तो चीन में भी इसका काफी ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इसी के चलते क्या हुआ था कि इसने बौद्ध धर्म के बारे में काफी सारी चीजें सुनी थी। तो इसका ये मन था कि ये आना चाहता था भारत, और भारत में आके है ना ये अपनी इसके बारे में और पढ़ना चाहता था। तब धीरे धीरे करके जब ये बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी बोल दिया यहाँ पे, 627 ईस्वी में 627 ईस्वी में ये चीन के रास्ते से चला। वहां पे जो चीन में उस समय जो राजवंश था, वहां का जो राजा था, जो जिसका राज चलता था ना, वो काफी ज्यादा नास्तिक हुआ करता था, बहुत ही नास्तिक था, बौद्ध धर्म के खिलाफ भी था और ऐसे वो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। और उस समय सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि है ना कि सिविल वॉर चल रहा था पूरे चाइना में। तो सिविल वॉर चलने के हिसाब से क्या हुआ कि चाइना वालों के वहां के राजा ने बैन लगा दिया था कि कोई भी विदेशों में जाके यात्रा नहीं करेगा, विदेशों में नहीं जाएगा, सबके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो अब ह्वेनसांग ने क्या बोला, राजा को यहाँ पे पत्र लिखा। तो राजा ने यहाँ पे है ना इसको करने से मना कर दिया। अब इसकी बात सुन के मना कर दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, इसके मन में बौद्ध धर्म के प्रति तो लालसा थी ही बचपन से। तो ये है ना वहां से कैसे भी करके नजर बचा के वहां से निकला और इसने गोबी डेजर्ट को पार किया था। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये यहाँ से निकल रहा था, निकलते निकलते क्या हुआ कि निकलते समय वो जा रहा था तो कुछ सैनिकों ने इसको रास्ता रोकने की कोशिश की, बोला कि यहाँ से तुम पीछे हट जाओगे तो बेहतर होगा। तो उसने यहाँ पे है ना बेहतर समझने से उसने मना कर दिया कि नहीं, वो पीछे नहीं हटेगा, दूसरे रास्ता भटक गया वहां से। अब जब ये यहाँ पे क्या हुआ कि है ना 633 ईस्वी आते आते क्या हुआ कि
633 ईस्वी में इसने राज करना शुरू कर दिया। यहाँ से जब ये आ रहा था तो वहां पे कुछ लोगों ने इसकी बलि देनी चाहिए थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पे उस समय काफी ज्यादा आंधी तूफान आ गया, अचानक से आंधी तूफान आया तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने इसको छोड़ दिया। वहां के जो लोग इसकी बलि देना चाहते थे, जो सैनिक थे, जो राजा थे, उन्होंने इसकी बलि देने से मना कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां से फिर है ना, वहां से जब ये जा रहा था तो एक इसको मिला वहां पे। एक किसी ने वहां से इससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ कैसे आए, तुम कौन हो। तो फिर वहां पे उसने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ह्यूनसांग है, मैं बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। मैंने बौद्ध धर्म के प्रति काफी सारी चीजें सुनी है, बौद्ध धर्म के बारे में, भारत के बारे में भी काफी कुछ सुना है कि भारत में बौद्ध धर्म कैसे आया और क्यों आया। तो अब मैं उसके बारे में काफी ज्यादा पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसके बारे में और डिटेल में अध्ययन करना चाहता हूँ। तो फिर है ना, उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको रास्ता दे दिया। वहाँ के जो सोल्जर्स थे, वहां से वो रास्ता पार करते हुए वो यहाँ से पहले गया लुम्बिनी, बौद्ध गया, सारनाथ, कपिल वस्तु, ये सब होते हुए फिर वो वहां पे गया पहले आसाम के राजा भास्कर वर्मन के साथ। सम्राट हर्षवर्धन का उस समय राज चलता था। सम्राट हर्षवर्धन जो उस समय थे वो वर्धन वंश के शासक थे। थानेश्वर के जो शासक थे प्रभाकर हर्षवर्धन, उनका बेटा था। तो वो उस समय हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। जब हर्षवर्धन को इसके बारे में पता चला तो उसने बोला कि है ना, असम के राजा जो थे भास्कर वर्मन, इनसे अपील की कि एक काम करो, यहाँ पे ये हर्षवर्धन ह्वेनसांग आए हुए हैं तो तुम ह्वेनसांग को मेरे पास भेजो। वो हर्षवर्धन कोई दूसरे राज्य में काम से चले गए थे, लेकिन ह्वेनसांग ने बोला मैं अपना सिर काट के भेज दूंगा, लेकिन ह्वेनसांग को तो आपके दरबार में नहीं भेजने वाला हूँ। अपना सर काट के अगर मेरा सर ले लोगे तो ले लेना। वो खैर वो तो मजाक में ही बोला था, ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर वहां से है ना, उसको ह्वेनसांग को वहां पे हर्षवर्धन ने भेज दिया, हर्षवर्धन के पास भेज दिया, मतलब हर्षवर्धन के पास भेज दिया। राजा राजा अवंती वर्मन, भास्कर वर्मन ने भेज दिया। फिर उसके बाद दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई, हर्षवर्धन और ह्यूनसांग के बीच में। ह्यूनसांग और हर्षवर्धन के बीच में काफी गहरी दोस्ती हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए, उसने कई सारे बौद्ध जगहों की यात्रा की थी। कुशीनगर भी गया था, सारनाथ भी गया था, और सब जगह गया था। तो इसलिए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम भी बोला जाता है इसको, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने काफी सारी यात्राएं की। काफी समय तक ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा। फिर यहाँ से क्या हुआ कि इसने यहाँ से बिहार भी गया था। बिहार से फिर ये गया वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय गया। नालंदा विश्वविद्यालय में आने के बाद क्या हुआ कि देखिए, नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी में तो उस समय एडमिशन लेना बहुत ज्यादा टफ होता था। जैसे आज के टाइम पे कैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल होता है, बड़े बड़े कॉलेज में, वैसे ही उस समय भी ऐसे ही होता था। कि मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूरी हिस्ट्री बताई थी आप लोग को, तो वो देख लीजिएगा। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे ये नालंदा में आया। नालंदा में इसने काफी ज्यादा पढ़ाई की। अब उस समय क्या हुआ, नालंदा में वहां पे वहां के जो काउंसलर थे आचार्य शीलभद्र, वो उनकी काफी समय से बीमार चल रहे थे। अब देखिए, मैं ह्वेनसांग के पीछे की कहानी बताना भूल गया आपको यहाँ पे। ये जब ये चीन में रहता था ना पहले, तो इसके सपने में एक राजा आया, एक देवता आए थे। उन्होंने बोला था कि अगर तुमको बौद्ध धर्म समझना है तो इसके लिए तुमको भारत में जाना पड़ेगा। भारत में जाके तुम अगर रहोगे तो तुमको बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी पर्पज से इसने भारत आया था, ताम्रलिपि होते हुए सब जगह से। तो अब इसके बाद क्या हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय में इसको तो आसानी से एडमिशन मिल गया। तो वहां पे जो आचार्य काउंसलर थे ना, वहां के जो आचार्य शीलभद्र, वो काफी ज्यादा कुछ समय से बीमार चल रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके भी सपने में एक वैद्य आया। उसने बोला कि तुम्हारे एक चीनी बौद्ध भिक्षु आएगा तुम्हारे पास, वो तुम्हारा काफी अच्छे से इलाज करेगा। उन्होंने जीने की भी इच्छा खत्म हो गई थी उनको ऐसे लग रहा था ऐसे जीने से अच्छा है कि मरना ही सही है। तो लेकिन उसने काफी ज्यादा उनका ध्यान रखा, उनकी केयर की, और आचार्य शीलभद्र इससे इतना प्रभावित हुए कि उसको नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया, वहां पे दाखिला दे दिया। और वहां पे उसने काफी सारी पढ़ाई की, जो जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे
काफी यहाँ पे चीजें देखी, सब किया। और उसके बाद हर्षवर्धन में भी गया, हर्षवर्धन के शासनकाल में जब तक था। और ये 8 फरवरी 645 ईस्वी में ये वापस यहाँ से चीन गया था। अब इसने जो, आपको एक और बात बता दो, इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है ना, उसका नाम है सी यू की नाम की इसे किसने किसको एक इसने भारत के ऊपर एक किताब भी लिखी है। किताब में इसने पूरा बताया था कि उसने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किया है कि सम्राट हर्षवर्धन कैसे थे, फिर उनका राजपाट के बारे में बताया। जब सम्राट हर्षवर्धन की जो माँ थी यशोवर्मन, वो विधवा सती हो गई थी, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसमें विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताया कि यहाँ पे उस समय ज्यादा प्रचलन में नहीं होता था, सती हो जाते थे लोग। जो राजा हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, वो भी अपने पति की मौत के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसको ऐसा करने से रोक दिया था। इस बारे में भी बताया था। अब फिर उसके बाद काफी सारी चीजें बताई। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इसने बताया कि ये भारत की कितनी विशाल और भव्य यूनिवर्सिटी रही हुई है। यहाँ के टीचर्स के बारे में इसने काफी अच्छा जिक्र किया कि है ना, पाटलिपुत्र नगर के बारे में बताया इसने, उस समय का जो पाटलिपुत्र था, कि पाटलिपुत्र के बारे में कि पाटलिपुत्र को क्यों फेमस था उस समय का जो पाटलिपुत्र था वो अब आज का पटना शहर हो चुका है। तो अब उस समय उसने उसने काफी डिटेल में इस बारे में लिखा था कि यूनिवर्सिटी के बारे में, कि क्या होता था यहाँ पे, कैसे पढ़ाई होती थी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, कई सारे बौद्ध धर्म की। हालांकि आपको एक और बात बता दूं, जब ये यहाँ से चाइना जा रहा था, अब इसने काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली, यहाँ से सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब उसके बाद क्या हुआ कि 645 ईस्वी आते आते इसने सम्राट हर्ष के को वापस से चीन जाने का प्रस्ताव भेजा। उसने बोला कि देखिए, मैं चीन यहाँ से जाऊंगा, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसने बोला कि कुछ कुछ किताबें और मैं कुछ चीजें लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से, क्योंकि देखिए, मैं अगर अपने यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त किया है मैंने, मैं वहां से अधूरा क्यों छोड़ के जाऊँ। ऐसे वहां पे चाइना में जाऊंगा तो लोगों को कुछ तो बताऊं वहां पे, कि आखिर मैंने वहां पे क्या किया, इतने साल क्या पढ़ाई की, बौद्ध धर्म के बारे में क्या सुना, सारी चीजें लोगों को बताना चाहता हूँ। तो हर्षवर्धन ने बोला कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लेके जा सकते हो। फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि हर्षवर्धन के शासन काल में जब ये आया, तो फिर वहां से जब वहां पे उस समय क्या हुआ कि इसने काफी नालंदा से काफी सारी बुक्स ले जाने की बात की। लेकिन हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि किताबें है ना, यहाँ से लेके नहीं जा सकता था कोई, नालंदा यूनिवर्सिटी से कोई बुक्स नहीं लेके जा सकता था। तो उसने है ना, उसने अलग से है ना उसका एक प्रिंट निकलवा के, मतलब जैसे जो होता था वो छपवा लिया था, प्रिंट निकलवा के छपवा लिया था सारी बुक्स का। 236 से ज्यादा, 136 से ज्यादा है ना, नहीं सॉरी, 150 से ज्यादा किताबें ही अपने साथ लेके गया था यहाँ से छपवा के अलग से। फिर उसके बाद यहाँ पे है ना कई सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लेके गया था, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो थे ना, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, वो भी लेके गया था 1500 से ज्यादा, जिनमें गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं थी, मूर्तियां थी। फिर सम्राट हर्ष ने भी उनको गिफ्ट में है ना एक हाथी और एक घोड़ा भी, 78,000 घोड़े और एक हाथी भी गिफ्ट में दिया था। ये सारी चीजें भी थी। लेकिन अब जब ये चीन जा रहा था ना, 8 फरवरी 19, माफ कीजिएगा बार बार 19 से बोल दे रहा हूँ, 8 फरवरी 645 को, सॉरी 8 फरवरी 645 ईस्वी को ये जब जा रहा था, तो इसके बाद इसने यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ सारी, इसने वहां पे जाने से पहले वहां के राजा को प्रस्ताव लिखा, तो एक लेटर लिखा, और उसमें है ना अपने जो वो जबरदस्ती वो चोरी छुपे जो वहां से भागा था ना, उस बात के लिए उसने माफी मांगी। और उसने बताया कि है ना, मैंने ऐसे ऐसे अध्ययन किया है। तो फिर है ना, और आपको एक और बात बता दूं, जब ये भारत में आया था ना, इसका 2000 से ज्यादा सन्यासियों ने स्वागत भी किया था। 2000 से ज्यादा सन्यासी, बड़े बड़े साधु, जो और भी बौद्ध भिक्षु थे, सब ने इसका बहुत भव्य स्वागत किया था, वेलकम सेरेमनी रखी थी भारत में। तभी इसके बाद जब ये राजा को इसने माफी मांगी, तो राजा का इसमें रिप्लाई आया कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो उनको भी पता था कि ये चाइना से आ रहे थे, तो कुछ खाली हाथ तो आएगा नहीं। तभी ये जब नाव से जा रहा था ना, तो जाते समय क्या हुआ, सिंधु नदी में अचानक से तूफान आने की वजह से कुछ किताबें बह गई नदी में।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये वहां से कुछ लेके जा नहीं पाया। मतलब हालांकि ज्ञान का भंडार तो उसके बाद बहुत सारा था, तो वह ना वो लेके गया वहां से। और फिर वहां पे चीन में उसने काफी ज्यादा लोगों को काफी कुछ बताया इसने लोगों को। और अपने सीयूकी में तो इसने लिखा ही है अपने धर्म ग्रंथ के बौद्ध धर्म के बारे में और अपनी यात्रा के बारे में, भारत यात्रा के काफी कुछ उसमें बताया भी था। तब इसकी वजह से उसने ये सारी चीजें तो की, फिर उसके बाद ये सारी चीजें लिखी, फिर लोगों को बताया इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। पूरे चाइना में इसने बौद्ध धर्म फैलाया। और देखिए यहाँ से है ना सुमात्रा, जावा, लंका, चीन और सभी जगह, इंडोनेशिया, बड़े बड़े देशों से उस समय है ना नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ाई करने आते थे। तो इसने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को बताया, नालंदा यूनिवर्सिटी में लोगों को जाने के लिए बोला कि अगर यहाँ के अगर छात्र है सबको है ना पढ़ना चाहिए, वहां पे जाके बुद्धिज्म को समझना चाहिए, बुद्धिस्ट फिलोसफी, भगवान बुद्ध क्या क्या बता के गए हैं, वो सारी चीजें देखनी चाहिए अपने को। तो इस बारे में काफी कुछ बताया, काफी इस पे रिसर्च हुई। अब देखिए आज भी कुछ ना कुछ रिसर्च चलते ही रहते हैं। देखिए चीन यात्री तीन तीन लोग ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया है। कब जैसे फाहियान भी आया था, किसी दिन अपन फाहियान के बारे में बात करेंगे। फाहियान था, इत्सिंग था, इन सब ने बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। फाहियान की कहानी भी बहुत मजेदार है कि फाहियान भी है ना एक बार है ना तबीयत ठीक नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो है ना उनको बुलाया गया था बौद्ध भिक्षुओं को, तो उसकी वजह से वो ठीक हुआ था। मैं किसी दिन फाहियान के बारे में आपको बताऊंगा, तब बताऊंगा आपको पूरी उसकी कहानी। तो उसने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया और लोग इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए कि फिर दूसरे लोग भी इसके बाद आए कि उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को समझा, काफी कुछ किया। फिर 664 ईस्वी में हर्ष इसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि इसकी मौत के ऊपर भी काफी ज्यादा वो है, कोई 664 बोलता है, कोई 665 भी बोलता है। तो ऐसे करके था इसकी 664 ईस्वी, हालांकि इस ओरिजिनल डेट मानी जाती है। तो उस समय इसकी डेथ हो गई और उसके बाद उस समय काफी ज्यादा इसका प्रचार प्रसार तो चलता ही रहा। जो इसकी किताब है सीयू की, इसने इसमें जो यहाँ पे इसने संस्कृत भी सीखा था। आपको एक और बात बता दूं, जब ये आया था तो इसने काफी सारी बुक्स का यहाँ पे है ना चाइनीज में ट्रांसलेशन भी किया था। चाइनीज जो जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको चाइनीज में लिखा, चाइना के चाइनीज लैंग्वेज में बताया कि ये कैसे, इनके बारे में। तो काफी कुछ इसने किया था इस बौद्ध धर्म के बारे में, काफी प्रचार प्रसार किया था, काफी कुछ लिखा था देश के इतिहास के बारे में। तो देखिए अगर ह्वेनसांग नहीं होता, कुछ इतिहासकारों का तो ऐसा भी मानना है कि अगर ह्वेनसांग भारत नहीं आया हुआ होता तो हो सकता है कि है ना हमको सम्राट हर्षवर्धन के काल के बारे में ज्यादा जानने को नहीं मिल पाता। और हो सकता है कि बौद्ध धर्म अगर विदेशों में नहीं जाता तो अपने को अपना भारत के इतिहास में नाम नहीं होता। तो ह्वेनसांग के बारे में कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है। तो ये था आज के इस वीडियो में। आपकी क्या राय है ह्वेनसांग को लेके, आप अपनी कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी भी राय। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा आप। और जाने से पहले, तब तक कल किसी और टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं कल के किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।